हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। फर्स्ट एडिटोरियल से आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कंट्राइव ग्रीवेंस इसका टाइटल है। आर्टिकल थोड़ा सा पॉलिटिकल है। जनरली पॉलिटिकल आर्टिकल्स हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटी के साथ साथ इसमें आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, और ऐसी न्यूज़, ऐसे आर्टिकल्स आपको ज़रूर कवर करने चाहिए जो संविधान की बारीकियाँ आपको बताएं। चलिए शुरू करते हैं इसको अपने क्विज़ के साथ में। आर्टिकल का लेवल ठीक ठाक है और ये कुछ हैं क्वेश्चंस इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड। पूरे मन से क्लास को लें, ग्रामर कॉन्सेप्ट वोकैब को अच्छे से समझें और क्लास के लास्ट में इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। 9 में से 9 मार्क्स मिल जाएं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी कंट्राइव्ड ग्रीवेंस। शुरू में ही भारी भारी बम फोड़ दिए इन्होंने वोकैब के। ग्रीवेंस क्या होता है? शिकायत, आपकी कंप्लेंट, और ऐसी शिकायत जो आपको इनजस्टिस को लेकर के हो, आपको लगे आपके साथ अन्याय हुआ है। और कंट्राइव्ड होती है जी ऐसी कोई चीज़ जो आपने खुद से बनाई हो, मन गढ़ंत हो, आर्टिफिशियल हो, फैब्रिकेटेड हो। कह रहे जी ऐसी शिकायत पेश की है गवर्नर साहब ने तमिलनाडु के, जो मन गढ़ंत है, जो अपने हिसाब से वो बना के लाए हैं। मतलब ऐसा उनके साथ कुछ हुआ नहीं, शिकायत जो वो कर रहे हैं। चलिए ग्रीवेंस स्पेलिंग देखना है इसकी। ग्रीव से बना है वर्ड, ग्रीव यानी दुख, ग्रीवेंस यानी वो कंप्लेंट, वो शिकायत जो आपको दुख होने पे करनी होती है। कंट्राइव्ड यानी जिसको आपने खुद से बनाया हो, इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है फैब्रिकेटेड या आर्टिफिशियल। कह रहा है जी क्रिएटिंग एन अनसेवरी रो हैज़ बिकम एन एनुअल हैबिट विद द तमिलनाडु गवर्नर। कह रहा है जो क्रिएट करने का काम है, बना देने का काम है, ऐसी रो को, ऐसी कंट्रोवर्सी को या झगड़े को जो बड़ा अनसेवरी हो। अनसेवरी मतलब ऐसी कोई चीज़ जो स्वाद में, अपनी गंध में आपको अच्छी ना लगे, आपको लगे यार ये सड़ी हुई है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। कह रहा है जी बेस्वादी कंट्रोवर्सीज़ को क्रिएट करना बन चुका है एक एनुअल हैबिट या हर साल करने वाली हरकत तमिलनाडु गवर्नर के साथ, तमिलनाडु के राज्यपाल के साथ। तो वो हर साल ही कुछ मौका ढूंढ करके ऐसी कंप्लेंट करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा सुन करके। चलिए क्रिएटिंग सब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरंट, वर्ब है इसकी हैज़ बिकम, ये चीज़ बन चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अनसेवरी वर्ड को देखना, पहले रो को देख लो। देखिए रो होता है कोई कंट्रोवर्सी या झगड़ा, जनरली झगड़े वाली कंट्रोवर्सी को रो बोलते हैं। अनसेवरी वो चीज़ है जो सेवरी ना हो, और सेवरी का मतलब होता है टेस्टी, जिस चीज़ में से अच्छी सी महक आ रही हो, अच्छा सा टेस्ट आता हो, है ना, सेवरी सेवरी। और उसका बिल्कुल उल्टा बन गया अनसेवरी, यानी जिसको देख करके घिन आती हो। सेवरी को, टेस्टी को पैलेटेबल भी बोलते हैं, और उल्टा उसका बन जाएगा अनपैलेटेबल। ये दोनों एक ही वर्ड्स हैं। सेवरी यानी टेस्टी, पैलेटेबल यानी कि टेस्टी। उल्टा क्या बना? अनसेवरी यानी जो टेस्टी ना हो, अनपैलेटेबल जो कि बेस्वादा हो। अब आपकी पैलेट से यानी टेस्ट से जुड़ने वाला एक वन वर्ड आपको बता दूं। आपके टेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को बोलते हैं अंग्रेजी में गस्टेटरी। बड़ा अच्छा वन वर्ड है, लिख लेना इसको, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। गस्टेटरी प्लेजर यानी जीवा का स्वाद। टेस्ट से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ गस्टेटरी होती है, ठीक है। चलिए स्मेल से जुड़ी हुई चीज़ों को क्या बोलते हैं भाई? स्मेल से जुड़ी हुई चीज़ों को बोलते हैं ऑल फैक्ट्री। पता होगा आपको, काफ़ी लोगों को नहीं पता है तो ये वन वर्ड्स हैं। टच से जुड़ी हुई चीज़ों से, जिस चीज़ को महसूस किया जा सके, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं टेक्टाइल, ठीक है। टेक्टाइल प्लेजर मतलब किसी चीज़ को छू करके आपको मज़ा आ रहा है, टेक्टाइल प्लेजर यानी टच वाला प्लेजर आप ले रहे हैं। आंखों से जुड़ा हुआ तो विजुअल, और सुनने की क्षमता से जुड़ा हुआ तो ऑडिटरी बोलते हैं इसको शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ऑडिटरी ही होता है, रिलेटिंग टू द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, ठीक है। ऑडिटरी जो ऑडिट से, ऑडिबल हो यानी आवाज़ से रिलेटेड हो, ऑडिटरी। 5 वन वर्ड्स हैं, ध्यान रखना। टेस्ट से गस्टेटरी, स्मेल से ऑल फैक्ट्री, टच से टेक्टाइल, नज़र से विजुअल, और सुनने से ऑडिटरी। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछे हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक लाइक और एक शेयर इस क्लास को दे दो फटाफट से।
इस आर्टिकल की सारी वोकैब पर नज़र डालेंगे, 4-5 वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। अच्छा, सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए YET के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, देखो @YourEnglishTutor, जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा, 27,000 28,000 इसमें सब्सक्राइबर्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही YET ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी के लिए। इन यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ अगर आपको राइटिंग भी सीखना हो, SSC, बैंकिंग, UPSC के लिए तैयार करना हो अपने इंग्लिश के सेक्शन को, तो YET ऐप है आपके लिए, आपकी अपनी ऐप है। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। हमारा राइटिंग कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स, 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल्ड हैं। इस कोर्स में आपको 50 घंटों में या लगभग 60 घंटों में इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं इसको कूपन लगा करके। इसी तरीके से आपको मिलेगा UPSC का कोर्स, जो कि राइटिंग कोर्स से और ज़्यादा एडवांस्ड है। हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट किया जाता है इस कोर्स में, UPSC के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए। इसमें CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। SSC और बैंकिंग के भी प्रैक्टिस पैक्स आपको मिलेंगे, जिसमें SSC बैंक के सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको रेडी करवाया जाता है एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से। चलिए, ऐप का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है और ये नंबर है टीम का, व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी थोड़ा जूम इन कर दूँ, वोकैब हैवी है आज। पहला वर्ड है पेंचेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेंचेंट होती है जी किसी काम को करने की प्रवृत्ति, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग किसी चीज़ को लेकर के। आपकी प्रवृत्ति वही होगी जिसको आप पसंद करते हैं। जैसे रात में जगने की प्रवृत्ति है तो आपको मज़ा आता है रात में जगने में, मजबूरी में तो जगोगे नहीं। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं पेंचेंट। माई अमेरिकन फ्रेंड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग पेंचेंट फॉर इंडियन फूड। मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स की एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है या प्रवृत्ति है इंडियन फूड को लेकर के। फॉन्डनेस भी बोल सकते हैं इसको, नैक भी बोल सकते हैं। आई हैव अ नैक फॉर, कुछ भी चीज़ देख लो, है ना, मुझे पढ़ने का शौक है तो आई हैव अ नैक फॉर रीडिंग, आई हैव अ नैक फॉर प्लेइंग, जो भी खेलते हैं आप, इस तरीके से। चलिए, पेंचेंट एंड नैक दोनों नए वर्ड्स हैं आपके लिए, याद रखना, क्लास में आएंगे आज। अगला वर्ड है ग्लेरिंग। ग्लेरिंग वो चीज़ है जो ग्लेयर कर रही हो, दूर से चमक रही हो, एकदम साफ आपको दिखाई दे रही हो। ग्लेरिंग मिस्टेक वो मिस्टेक है जो देखते पता लग गया कि आपने गलती कर दी, है ना, कुछ किंतु परंतु नहीं है उसमें, चमकती हुई गलती है। सेवरल ग्लेरिंग एरर्स इन योर राइटिंग लीव अ बैड इंप्रेशन ऑन द रीडर्स। बहुत सारी चमकती हुई या बड़ी बड़ी जो एरर्स होती हैं आपकी लिखावट में या राइटिंग में, वो एक बैड इंप्रेशन छोड़ देती हैं रीडर्स के ऊपर, पाठकों के ऊपर। अब देखो, जो चमकती हुई चीज़ हो और बहुत ख़राब हो, देखने में बहुत ऑब्वियस हो और बहुत ख़राब टेस्ट में हो, उसको बोलते हैं फ्लैग्रेंट। आउटरेजियसली बैड, ख़राब भी है और दूर से पता भी लग रहा है ख़राब ही है ना, ऐसी चीज़ों को। नोटिसेबल, कॉन्स्पिक्यूअस, ब्लेटेंट, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड फ्लैग्रेंट इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, अगला वर्ड है अनटेनेबल। देखिए, अनटेनेबल वो चीज़ है जो टेनेबल ना हो, लॉजिकल ना हो, एक्सेप्टेबल ना हो। जैसे आपको कोई बोल दे, है ना, उल्टी पुल्टी बात एकदम, भाई कोई गर्मी, कोई ऐसा एरिया है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और वो आदमी आपको बताए कि यार कल तो बर्फ़ पड़ रही थी यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है हो नहीं पाएंगी, इम्पॉसिबल जैसी हैं, लॉजिक जिनके पीछे नहीं है, उन चीज़ों को बोलते हैं अनटेनेबल। द थ्योरी वॉज फाउंड टू बी अनटेनेबल एंड रिजेक्टेड। थ्योरी जो है पाई गई अनटेनेबल या अनजस्टिफाइड या अनएक्सेप्टेबल, और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अनडिफेंसिबल और इलॉजिकल बोल सकते हैं। यू विल सी द वर्ड अनटेनेबल इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है लीवे। देखिए, लीवे का मतलब होता है गुंजाइश, और गुंजाइश किसकी, काम करने की। फ्रीडम जो बोलते हैं ना, फ्रीडम, उसको बोलते हैं लीवे। जैसे आपको कोई काम दिया गया और आपको बता दिया भाई इतने से इतने टाइम में काम हो जाना चाहिए और जैसे करना है वैसे कर लो, तो वो काम में आपको करने के लिए लीवे मिला है, फ्रीडम मिला है, स्कोप मिला है, बड़ी अच्छी गुंजाइश मिली है। एक्स्ट्रा कैश फ्लो इन द बिजनेस विल प्रोवाइड लीवे टू योर ऑपरेशंस। जो एक्स्ट्रा कैश फ्लो है या पैसे की आवक है बिजनेस में, वो आपको थोड़ी गुंजाइश देगी, फ्रीडम देगी, स्कोप देगी आपके कामकाज को या ऑपरेशंस को। फ्रीडम को एल्बो रूम भी बोलते हैं, हेड रूम भी बोलते हैं। ये वर्ड्स आपने बड़े कॉमनली देखे होंगे। एल्बो रूम मतलब आप काम कर रहे हो तो आपकी एल्बोज यानी कोहनियाँ हिलेंगी ना, थोड़ी जगह चाहिए होगी उनको हिलने के लिए, तभी आप फ्रीली काम कर पाओगे। और रूम का मतलब होता है स्पेस। तो अगर एल्बो रूम किसी को मिला तो उसको आपने खुली छूट दे दी है, जैसे मर्जी काम करो, कोहनियों को हिलाओ। चलिए,
लास्ट वर्ड है अपने पास आज का, पैलेटेबल। सेकंड लास्ट है, क्योंकि लास्ट वाला जो वर्ड आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा में करवाया गया आपको, है ना, आर्टिकल में नहीं आया। पैलेटेबल मैंने आपको बताया था जो आपकी पैलेट को यानी टेस्ट बर्ड्स को अच्छा लगे। आपकी जीभ के आसपास जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, जहाँ पे कुछ खाते हो तो आपको पता लगता है मीठा है, कड़वा है ना, स्पाइसी है। तो पैलेटेबल मतलब जो चीज़ आपकी पैलेट को पसंद आए, प्लेजेंट हो, सूटेबल हो, चाहे खाने में अच्छी हो, चाहे कोई बात अच्छी हो। कोई बात आपको बड़ी अच्छी सी किसी ने सुनाई, कोई कहानी सुनाई, तो आपको पैलेटेबल लगेगी, चाहे आप उसको खा ना पाएँ आपको प्लेजेंट लगेगी। उल्टा होता है इसका अनपैलेटेबल। द आइडिया ऑफ वर्किंग विमेन इज स्टिल नॉट पैलेटेबल टू मैनी रूरल हाउस होल्ड्स। जो वर्किंग वुमन का आइडिया है, काम करने वाली महिला का जो विचार है, ख्याल है, वो आज भी प्लेजेंट नहीं लगता है बहुत सारे गांव के लोगों को, रूरल हाउस होल्ड्स को। पैलेटेबल को सेवरी बोलते हैं, एग्रीएबल बोलते हैं। सेवरी आप देख चुके हैं, अनसेवरी इसका सिनोनिम आर्टिकल में आज। लास्ट वर्ड है गस्टेटरी। तो ये पांचों वन वर्ड आपको करवाए थे अभी। सेंस ऑफ स्मेल हो तो ऑल फैक्ट्री, सेंस ऑफ टेस्ट से जुड़ा हो तो गस्टेटरी, सेंस ऑफ फील टच से जुड़ा हो तो टेक्टाइल, आंखों से जुड़ा हो तो विजुअल, और हियरिंग से सुना हो तो ऑडिटरी। पांचों वन वर्ड्स में से एक वन वर्ड हमने यहाँ ऐड कर दिया है। इन द फूड फेस्टिवल विजिटर्स एंजॉयड विजुअल एंड गस्टेटरी प्लेजर। फूड फेस्टिवल्स में आने वाले लोगों ने आंखों से देखने का और स्वाद से चखने का प्लेजर लिया। फूड फेस्टिवल था, अच्छा अच्छा खाना उन्होंने खाया। चलिए 5 वर्ड्स इन डिटेल। अब आ जाओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें। समरी ये है कि तमिलनाडु के गवर्नर साहब हर साल वहाँ की सरकार और जो सीएम साहब हैं उसके खिलाफ कुछ कंप्लेंट करते हैं। इस साल भी यही हुआ। न्यू ईयर का जो नए साल का जो वहाँ का सत्र था, सेशन था तमिलनाडु का, उसमें गवर्नर साहब को बुलाया गया ओपनिंग सेरेमनी के लिए। गवर्नर साहब वहाँ से अपना भाषण दिए बिना गुस्से में निकल गए और उन्होंने ये बताया कि मेरे भाषण से पहले राष्ट्रगान होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। बाद में पता लगा कि गवर्नर साहब को पहले से ही बता दिया गया था कि तमिलनाडु के असेंबली में पहले तमिल से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, फिर गवर्नर साहब का भाषण होता है और लास्ट में राष्ट्रगान के साथ में पूरा किया जाता है सेरेमनी को। और ये काफ़ी सालों से होता आ रहा है। गवर्नर साहब को ये बात पहले से मालूम थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया। शेड्यूल मालूम होने के बावजूद वहाँ पे झगड़ा किया और अपना भाषण दिए बिना आ गए। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये गवर्नर को शोभा नहीं देता है। गवर्नर का काम होता है सरकार को सपोर्ट करना और जहाँ गलती हो वहाँ पे अपनी राय देना पूछे जाने पे। लेकिन इस तरीके से गवर्नर जब काम करता है तो प्रशासन अच्छे से नहीं चल पाता है। आज की टोन है क्रिटिसाइजिंग और डिसअप्रूविंग। गवर्नर साहब के व्यवहार को क्रिटिसाइज करके, है ना, उसको खारिज कर रहा है, डिसअप्रूव कर रहा है। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। कह रहा है जी, इट इज़ रिग्रेटेबल दैट द कस्टमरी एड्रेस to the Tamil Nadu Legislative Assembly by the Governor in the beginning of a New Year session is turning into an unsavory event। कह रहा है जी, बड़ी रिग्रेटेबल बात है, अनफॉर्चुनेट बात है, शर्मनाक बात है। रिग्रेटेबल मतलब जिस पे रिग्रेट हो, पछतावा हो आपको। कह रहा है जी, पछतावाजनक बात यह है कि जो कस्टमरी एड्रेस है, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन या भाषण। कस्टमरी मतलब जो कस्टम से जुड़ा हो, औपचारिकता से जुड़ा हो या फिर रिवाज से जुड़ा हो। तो कह रहे हैं जो रिवाज वाला या औपचारिकता वाला भाषण है, फॉर्मल एड्रेस है, जो तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया जाता है गवर्नर साहब के द्वारा, और दिया जाता है शुरुआत में या बिगनिंग में नए साल के सेशन की। कह रहे रिग्रेटेबल ये है कि ये एड्रेस, ये संबोधन, ये बदलता जा रहा है एक घिन आने वाले इवेंट में, अनसेवरी इवेंट में, डिस्टेस्टफुल इवेंट में। और कब? ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल। तो जब से गवर्नर साहब आए हैं, हर साल न्यू ईयर इवेंट में इसी तरह की कुछ कंप्लेंट करते हैं और इस तरह का बखेड़ा खड़ा करते हैं। चलिए, इट की वर्ब है इस। रिग्रेटेबल यानी जिस पे रिग्रेट हो, पछतावा हो, दुख हो। कस्टमरी यानी जो कस्टम से, रिवाजों से या औपचारिकता से जुड़ा हो, जो फॉर्मल हो। एड्रेस मैंने आपको बताया, आपके घर का पता भी एड्रेस होता है, और किसी को जो संबोधन या भाषण दिया जाता है वो भी एड्रेस होता है। एड्रेस की वर्ब है इज टर्निंग इनटू। अनसेवरी आप देख चुके हैं, घिन आने वाली चीज़ जिसमें कुछ टेस्ट ना हो, डिस्कस्टेड जो है, डिस्कस्टिंग हो। कह रहा है जी, फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर गवर्नर आर एन रवी's penchant for raking up a controversy has come to the fore।
कह रहा है जी लगातार तीसरे साल, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, कंसेक्यूटिव यानी सीक्वेंस में, कन प्लस में सीक्वेंस एक के बाद एक। कह रहा है जी लगातार एक के बाद एक तीसरे साल गवर्नर साहब जो हैं तमिलनाडु के, आर एन रवि, इनकी जो पेंचेंट है, इनकी जो प्रवृत्ति है या इनकी जो लाइकिंग है, और लाइकिंग या प्रवृत्ति है रेक अप करने की, गड़े मुर्दे उखाड़ने की, एक कंट्रोवर्सी का, कह रहे ये कम टू फोर हुई है, सबके सामने आई है। फोर यानी सबसे आगे का, किसी भी चीज़ का सबसे आगे का हिस्सा। कम टू द फोर होना यानी किसी चीज़ का एकदम आगे आगे आना, सरफेस होना, सबके सामने आना। तो तीसरी दफ़ा हम देख रहे हैं कि गवर्नर साहब को बहुत प्रवृत्ति रहती है, पेंचेंट या नाक है उनकी, कि जब उनको बुलाएं तो वो कोई कंट्रोवर्सी करें। पेंचेंट की वर्ब है हैज़ कम टू द फोर आप देख चुके हैं। रेक अप करना अच्छे से बताया था आपको, ये फ्रेजल वर्ब। देखिए रेक होती है कस्सी या खुरपी, जिससे आप मिट्टी को उखाड़ते हैं। अगर आप किसी चीज़ को रेक अप कर रहे हैं तो आप उसको गड़ी हुई चीज़ को उखाड़ करके बाहर ला रहे हैं, है ना। टू कॉज समथिंग टू सरफेस, समझ गए ना। ऐसे कस्सी ली, कोई चीज़ उखड़ी हुई थी एकदम उखाड़ के ले आए, तो आपने रेक अप कर दिया, एक कंट्रोवर्सी को अचानक से पैदा कर दिया। रेक इन बनता है जैसे आप कस्सी हाथ में लें और एकदम से बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करें और अपने पास ले आएँ। अगर जीवन में इसी तरीके से आप पैसा कमाने लगे तो ऐसा कहा जाता है कि आप छप्पर फाड़ के कमा रहे हैं या कस्सी भर भर के कमा रहे हैं। तो रेक इन फ्रेजल वर्ब पैसा कमाने से मिलके बनी है, टू अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, कस्सी से मत जोड़ना है इसको, एकदम आपने पैसा इतना कमाया जैसे आप सैलरी नहीं मिलती है आपको, आपके हाथ में कस्सी दे दी जाती है कि मारो जितनी और जितना मर्जी पैसा, है ना, कमा के ले जाओ। तो रेक इन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो दोनों फ्रेजल वर्ब्स रेक से बनी है, याद रखना। कह रहा है जी ही लेफ्ट द असेंबली विदाउट रीडिंग आउट द एड्रेस। कह रहा है भाई साहब, गवर्नर साहब जो हैं असेंबली से चले गए बिना अपना भाषण दिए, रीड आउट किए अपने एड्रेस को। और कैसे चले गए? क्लेमिंग दैट द नेशनल एंथम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड बिन इंसल्टेड। क्लेम करते हुए इस चीज़ को कि जो हमारी नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, ये इंसल्ट कर दिए गए थे, इनकी बेइज्जती हुई थी। और क्यों? बिकॉज द एंथम वॉज नॉट प्लेड प्रायर टू द डिलीवरी ऑफ हिज स्पीच। क्योंकि एंथम को प्ले ही नहीं किया गया, बजाया ही नहीं गया पहले या प्रायर उनकी स्पीच की डिलीवरी के, भाषण के दिए जाने के। बिल्कुल आसान, लंबे सेंटेंसेस हैं। चलिए, तो वो चले गए बिना भाषण दिए, इस बात का दावा ठोकते हुए कि इन दोनों चीज़ों का अपमान हुआ है, क्योंकि इनके भाषण से पहले राष्ट्रगान को बजाया जाना जरूरी था। ही आया गवर्नर साहब के लिए, ही की वर्ब है लेफ्ट। नेशनल एंथम एंड कॉन्स्टिट्यूशन की वर्ब है हैड बीन इंसल्टेड। एंथम की वर्ब है वॉज नॉट प्लेड। प्रायर टू याद रखें, प्रायर एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके पहले, जिसके बाद आप कभी भी देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रायर देन नहीं, प्रायर टू होता है। याद है ना वो सारे एडजेक्टिव्स। चलो आज मैं ना बताऊंगा, आप बताओगे, कमेंट सेक्शन में डालो 5 ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके बाद में कंपैरिजन होने के बावजूद देन का इस्तेमाल नहीं होता। हिंट मैं आपको देता हूँ, सीनियर। ठीक है, सीनियर देन नहीं लिखा जाता, सीनियर टू लिखा जाता है। चलिए बाकी के 4 डालना कमेंट्स में, याद हो तो, लिखोगे तो और अच्छे से याद होंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी द स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन्स दैट द प्रैक्टिस इन द असेंबली वॉज टू प्ले द स्टेट्स इन्वोकेशन टू तमिल। कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट ये मेंटेन करती है, स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो प्रथा है तमिलनाडु की असेंबली में, वो ये रही है कि ये प्ले करते हैं या बजाते हैं स्टेट के इन्वोकेशन को तमिल लैंग्वेज के लिए। इन्वोकेशन यानी किसी चीज़ को जगाना, मेंशन करना, हवाला देना, है ना। कोई राष्ट्रगान भी एक इन्वोकेशन है पेट्रियोटिज्म के लिए, राष्ट्रगान से पेट्रियोटिज्म जगता है हमारे अंदर। तो तमिलनाडु ये कहता है कि भाई हमारी असेंबली में तो सबसे पहले तमिल लैंग्वेज को या तमिल संस्कृति को इन्वोक किया जाता है। और किससे पहले? बिफोर द एड्रेस, एड्रेस से पहले, गवर्नर साहब के भाषण से पहले, एंड द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द गवर्नर स्पीच। और जो राष्ट्रगीत होता है गवर्नर साहब के स्पीच के अंत में प्ले किया जाता है। कह रहा है जी एंड दैट दिस हैज़ बिन कन्वेड टू द गवर्नर्स ऑफिस। और ये बात भी कही उन्होंने कि ये बात कन्वे कर दी गई थी, बता दी गई थी, कम्युनिकेट कर दी गई थी गवर्नर साहब के ऑफिस को पहले ही। तो ये कहना है स्टेट गवर्नमेंट का कि ये हम पहले से करते आ रहे हैं,
और गवर्नर साहब को पहले से बता भी चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट की वर्ब है मेंटेन्स, प्रैक्टिस की वर्ब है वॉज, दिस की वर्ब है हैड बीन कन्वेड, इन्वोकेशन यानी किसी चीज़ को इन्वोक करना या जगाना, किसी का मेंशन करना, किसी चीज़ को याद करना, है ना। चलिए कह रहा जी एज इन द प्रीवियस ईयर्स मिस्टर रवि हैज़ टू बेयर मच ऑफ द ब्लेम। कह रहा जी पिछले सालों की तरह ही मिस्टर रवि को ही, गवर्नर साहब को ही बेयर करना पड़ेगा ज़्यादातर अपना ब्लेम या इस पूरी बात का आरोप। और क्यों? फॉर द फ्लैग्रेंट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इवेंट, एक बहुत ही गलत ढंग से किए गए राजनीतिकरण के लिए इस इवेंट का। पहले से पता है हर साल जो होता है वही चलता आ रहा है, लेकिन हर साल कंट्रोवर्सी करने से ब्लेम आप ही के ऊपर आने लगता है कि आप ही राजनीति खेलने की कोशिश करते हैं। मिस्टर रवि की वर्ब है हैज़, फ्लैग्रेंट यानी जो आउटरेजियसली बैड हो, दूर से देखने में ही गंदा दिखे, ग्लेरिंग दिखे, है ना, खराब दिखे। कह रहे जी इफ़ ही हैड सच प्रायर नॉलेज अबाउट द प्रैक्टिस फॉलोड इन द असेंबली हिज ग्रीवेंस कम्स अक्रॉस एज अ रूज। कह रहा जी अगर उनके पास पहले से ही प्रायर नॉलेज थी, पहले से ही उनको पता था इस प्रैक्टिस के बारे में जो फॉलोड होती है, जो फॉलो की जाती है असेंबली के अंदर तमिलनाडु की, तो फिर उनकी जो ये शिकायत है, ग्रीवेंस है, ये कम अक्रोश होता है, इस तरीके से जान पड़ता है। कम अक्रोश एक फ्रेजल वर्ब है, इस चीज़ का मतलब होता है कि कोई बात आपको किस तरीके से सुनाई दे या दिखाई दे या समझ में आए। तो उनकी ग्रीवेंस जो है इस तरीके से कम अक्रोश होती है, एक रूज के तौर पे, एक पैंतरे के तौर पे। और पैंतरा किस चीज़ का है भाई? टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी एंड अवॉइड परफॉर्मिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। पैंतरा है एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने का, एक विवाद को खड़ा करने का और अवॉइड करने का, बचने का, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को परफॉर्म करने से, अपनी संवैधानिक जो है ड्यूटी है, जो आपकी फ़र्ज है, उसको अदा करने से। और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है इनकी? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ये होती है इनकी ऑफ प्रोपाउंडिंग द गवर्नमेंट्स पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कि ये प्रोपाउंड करें, ये ऐलान करें, अच्छे से बताएं, सबके सामने रखें सरकार की पॉलिसी को, सरकार के कामकाज को या पॉलिसी स्टेटमेंट को फ्लोर पे हाउस के या लेजिस्लेटिव असेंबली के मंच पे। लंबा सेंटेंस है भाई, इतना बड़ा। एक बार रिपीट कर दूं, फिर स्ट्रक्चर देख लेना। अगर इनको पहले से पता था कि यही होता आया है तमिलनाडु में, अगर ऐसी बात सच है, तो फिर उनकी शिकायत एक पैंतरा ही है कंट्रोवर्सी को खड़ा करने का। और एक और काम करने का, वो दूसरा काम ये है कि इन्होंने अवॉइड कर दिया अपनी संवैधानिक ड्यूटी को परफॉर्म करने में। और इनकी ड्यूटी यही होती है कि सरकार की अच्छाई करना, एक्चुअल में यही होती है, सरकार की जो पॉलिसी है उसकी बड़ाई करना, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो सबके सामने रखना, है ना। तो ये सब ये नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने कंट्रोवर्सी खड़े करके बोल दिया भाई मैं तो भाषण दूंगा ही नहीं। समझ गए? चलिए, ही की वर्ब है हैड, ग्रीवेंस की वर्ब है कम्स अक्रॉस। कम अक्रॉस अभी आपको मैंने बताया। रूज होता है पैतरा, मैकेनेशन, टैक्टिक, प्लॉय, है ना, दांवपेच। कंट्रोवर्सी आप जानते हैं। प्रोपाउंड करना यानी, देखो ये वर्ड तो ऐसे ही बना है जी, किसी के लिए छाती पीट पीट करके किसी की जो है बड़ाई करना। पाउंड करने का मतलब ये होता है अपनी छाती पीटना। तो अपने अभी गवर्नर साहब के और संविधान के संदर्भ में ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन इस वर्ड की एटमोलॉजी ऐसी है ना। तो प्रोपाउंड आप ऐसे याद रख सकते हैं, किसी की बात को अपनी छाती पीट करके सबके सामने रखना कि देखो कितनी अच्छी पॉलिसी है, कितना अच्छा सरकार का जो है परफॉर्मेंस है। चलिए एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपने। परफॉर्मिंग लिखा हुआ है अवॉइड के बाद में, और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अवॉइड एक ऐसी स्पेशल वर्ब अंग्रेजी में, अलॉन्ग विद ऑल दीज वर्ब्स, जिनके बाद में अगर आपको रखना है तो या तो आएगा नाउन या आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बहुत बार ये कॉन्सेप्ट करवाता हूँ मैं, आप भी देखते होंगे सर बार बार आ जाता है, ठीक है। पेपर में नहीं गलती करनी। अगर इमेजिन दिखे, इन्जॉय दिखे, उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को या वर्ब के टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल ना करके आईएनजी फॉर्म लगानी है। और अगर नाउन रखा है तो पंगे नहीं लेने हैं, नाउन इनके बाद बड़े आसानी से लग जाता है। डू यू इन्जॉय टू वॉच द मूवी या डिड यू इन्जॉय टू वॉच द मूवी? क्या मूवी देखना इन्जॉय किया? तो इन्जॉय टू वॉच गलत है भाई साहब, आपको लिखना पड़ेगा इन्जॉयड, डिड यू इन्जॉय वॉचिंग द मूवी। द पुलिस आर कंसिडरिंग टू अरेस्ट या अरेस्टिंग द मिनिस्टर, पुलिस वाले कंसीडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं मिनिस्टर को अरेस्ट करना। तो कंसीडरिंग, अरेस्टिंग, अब चाहे कितना भी अजीब लगे,
लेकिन कंसीडरिंग अरेस्टिंग ही लिखा जाएगा इस केस में। तो चलिए, इसीलिए यहाँ भी ये वर्ब्स क्या है, कंसीडर, अवॉइड, तो यहाँ पे अवॉइड के बाद में परफॉर्मिंग लिखा गया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बढ़े आगे, कह रहा है जी इन 2023 मिस्टर रवि हैड स्किप्ड पोर्शंस ऑफ द एड्रेस प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कह रहे जी पिछले साल 23 में रवि साहब ने स्किप कर दिया था पोर्शंस को या कुछ हिस्सों को उस भाषण के जो प्रिपेयर किया था स्टेट गवर्नमेंट ने। और किस चीज़ को छोड़ करके या किस चीज़ को इंक्लूड करके, कह रहे जी इंक्लूडिंग अ रेफरेंस टू द द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। जिस छोड़े गए हिस्से में इंक्लूडेड था एक रेफरेंस या इशारा या मेंशन तमिलनाडु की सरकार के द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस का, एंड सम प्रेज फॉर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट, और थोड़ी प्रेज भी थी, थोड़ी सी प्रशंसा भी थी स्टेट में कानून व्यवस्था की। तो इन दोनों चीज़ों को गवर्नर साहब ने अपने भाषण में से काट दिया। प्रथा ये कहती है कि गवर्नर साहब जो है स्टेट गवर्नमेंट का लिखा हुआ भाषण जो है पढ़ के अपनी भाषा में बोलते हैं, है ना, ये कस्टम रहा है हमेशा से। चलिए, मिस्टर रवि की वर्ब है हैड स्किप्ड, पास्ट टेंस लगेगा क्योंकि आपको पास्ट का रेफरेंस दिया गया है ना, पास्ट परफेक्ट यहाँ पे लगाया गया है। रेफरेंस टू, किसी चीज़ की तरफ इशारा। देखिए रेफर और रेफरेंस, रेफरेंस नाउन, रेफर एक वर्ब है, दोनों के बाद टू आता है। एल्यूजन एक नाउन है, एल्यूड एक वर्ब है, दोनों का मतलब होता है इशारा या इशारा करना, इनके बाद टू आता है। लेकिन हिंट नाम का नाउन या वर्ब अपने बाद एट लेती है। हिंट एट समथिंग, रिफर टू समथिंग, एल्यूड टू समथिंग, मतलब एक ही है तीनों का, इसका प्रेपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है जी लास्ट ईयर ही एक्सप्रेस्ड हिज इनेबिलिटी टू रीड आउट द एड्रेस। पिछले साल देखो 23 में इन्होंने भाषण काट दिया बीच में, लास्ट ईयर इन्होंने मना कर दिया भाषण पढ़ने से ही, बोल दिया मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। और क्यों नहीं पढ़ पाऊंगा, साइडिंग व्हाट ही टर्म्ड मिसलीडिंग क्लेम्स एंड फैक्ट्स इन इट, साइड करते हुए, हवाला देते हुए उन चीज़ों का जिनको उन्होंने टर्म किया है, नाम दिया, बरगलाने वाले क्लेम्स या दावे या फैक्ट्स उस भाषण में। तो इनके हिसाब से भाषण जो है, एड्रेस जो था सरकार का लिखा हुआ, वो गलत भाषण था, इन्होंने नहीं पढ़ा। चलिए, लास्ट ईयर ही की वर्ब एक्सप्रेस्ड, ही की वर्ब है टर्म्ड। साइड करना, मेंशन करना, कोड करके हवाला देना किसी चीज़ का। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। ये तो आपको बताई पूरी घटना क्या हुई, नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको एनालाइज करके बताएगा। कह रहा है जी इट इज़ नोट वर्दी दैट देयर वॉज अ रीसेंट राउंड ऑफ गवर्नेशनल चेंजेस एंड न्यू अपॉइंटमेंट्स। कह रहा है ये चीज़ नोट वर्दी है, ध्यान देने लायक है कि रिसेंट में एक राउंड हुआ था, एक पूरा कार्यक्रम हुआ था जो था गवर्नेशनल चेंजेस का, ऐसे बदलावों का जो गवर्नर से जुड़े हुए थे, रिलेटिंग टू गवर्नर, गवर्नेशनल, गवर्नेटोरियल नया वर्ड है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो गवर्नर साहब से जुड़े हुए कुछ बदलाव हुए थे और नई अपॉइंटमेंट्स हुई थी हाल ही के कुछ दिनों में। चलिए, राउंड की वर्ब है वॉज, क्लोज शुरू हुआ देर से, इसलिए वर्ब रखी हुई है सब्जेक्ट से पहले, इट की वर्ब है हिज। कह रहा है जी नोटेबली गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान who has been a thorn in the flesh of the Kerala government was shifted to बिहार। कह रहे नोटेबल बात ये है जो गवर्नर साहब थे आरिफ मोहम्मद खान, जो थोन बने हुए थे, जो एक कांटा बने हुए थे फ्लैश के अंदर या चमड़ी के अंदर केरला गवर्नमेंट की। थॉर्न इन द फ्लैश होना यानी किसी दिमाग, किसी के ज़िंदगी का सरदर्द बना हुआ होना। तो गवर्नर साहब जो कि केरला की सरकार का सरदर्द बने हुए थे, इनको शिफ्ट कर दिया गया था केरला से बिहार की तरफ। तो ये एक बदलाव आया था। कह रहे जी वाइल मणिपुर एंड मिजोरम गॉट न्यू इनकम्बेंट्स इन राजभवन, जबकि मणिपुर और मिजोरम में नए इनकम्बेंट्स आए, नए ऑफिस बेरर्स आए, नए लोग आए राजभवन में गवर्नर साहब के घर में। तो इन दोनों स्टेट्स को नए गवर्नर मिले और केरला वाले गवर्नर साहब बिहार में शिफ्ट हो गए। चलिए, यही चेंजेस आए थे रिसेंटली। गवर्नर खान साहब की वो है वॉज शिफ्टेड, हो आया मिस्टर खान के लिए, वो है हैज़ बिन। थॉर्न इन द फ्लैश मैंने आपको बता दिया, थॉर्न यानी कांटा, फ्लैश मतलब चमड़ी। मिजोरम एंड मणिपुर की वो है गॉट। इनकम्बेंट होता है ऐसा आदमी जो कुर्सी पे बैठा हो, ऑफिस बेरर हो या ऑफिस होल्डर हो। कह रहा है जी हाउ एवर मिस्टर रवि हुज कंटिन्यूएंस इन तमिलनाडु हैज़ बिन रेंडर्ड अनटेनेबल लॉन्ग अगो रिमेन्स अनटच्ड। कह रहा है लेकिन मिस्टर रवि जो है ना, जिनकी कंटिन्यूएंस है, जिनकी जो कंटिन्यूटी है, बने रहने की बात है तमिलनाडु के गवर्नर हाउस में,
कह रहा है जी जिनकी कंटिन्यूटी को पहले से ही रेंडर कर दिया गया है, बना दिया गया है, अनटेनेबल या अनजस्टिफाइबल, बहुत पहले, लॉन्ग अगो। कह रहा है ये गवर्नर साहब अब भी अनटच्ड हैं, इनको कोई छू भी नहीं पाया है, इनको हिलाना भी अभी तक, इनको अपनी कुर्सी से हिलाना मुश्किल, मतलब पॉसिबल नहीं हुआ है। समझ गए ना? चलिए, मिस्टर रवि की वर्ब है रिमेंस। मिस्टर रवि रिमेंस अनटच्ड। कंटिन्यूएंस यानी किसी चीज़ का कंटिन्यू करना, बने रहना। कंटिन्यूएंस हैज़ बीन रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब होता है बना देना किसी चीज़ को। तो इनकी गवर्नर में बने रहने की बात को अनटेनेबल बहुत पहले ही करार कर दिया गया है। अनटेनेबल, अनजस्टिफाइबल, ऐसी चीज़ जो गलत हो, सही ना हो, इलॉजिकल हो। चलिए, किसने गलत ठहराया ये आगे देखते हैं। कह रहा है जी ही कंप्लीटेड अ कंबाइंड पीरियड ऑफ 5 years एज गवर्नर इन 2 states। कह रहा है इन गवर्नर साहब ने 5 सालों का कंबाइंड पीरियड पूरा कर लिया है गवर्नर के तौर पे, राज्यपाल के तौर पे, भारत के 2 राज्यों में। और कैसे? हैविंग बीन अपॉइंटेड टू द ऑफिस इन नागालैंड इन 2019। अपॉइंट होने के बाद, हैविंग बीन अपॉइंटेड मतलब इस काम के होने के बाद, अपॉइंट होने के बाद गवर्नर की कुर्सी पे या ऑफिस में नागालैंड स्टेट में 2019 में। तो 19, 20, 21 नागालैंड में रहे, 22, 23, 24 यहाँ रहे, है ना। तो 5-6 साल का पीरियड इनका गवर्नर साहब का पूरा हो चुका है। समझ गए? चलिए, ही आया मिस्टर रवि के लिए, वर्ब है इसकी कंप्लीटेड, रवि साहब की। हैविंग बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये बताता है कि एक काम पहले हो चुका है, फिर दूसरा काम हो रहा है। लेकिन इसकी समस्या ये है, ये जो भी काम हुआ है, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है या इसके पास में रखा हुआ जो नाउन है बिना कॉमा के, वो नाउन से ही जुड़ा होगा। अब देखो, हैविंग बीन अपॉइंटेड से पहले कोई नाउन तो दिख नहीं रहा, यहाँ लगा हुआ है कॉमा, यहाँ कुछ है नहीं, तो ये सीधे सीधे बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली जुड़ जाएगा सब्जेक्ट से। अब देखो, गवर्नर साहब को अपॉइंट किया गया तो हैविंग बिन अपॉइंटेड पैसिव में लिखा गया है। देख रहे हो, बी फैमिली की वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर गवर्नर साहब के ऊपर काम हुआ है, इनको अपॉइंट किया गया है, ये काम पहले हो चुका है, तो पास परफेक्ट पार्टिसिपल आप लगाएंगे, लेकिन पैसिव की फॉर्म में लगाएंगे। अगर गवर्नर साहब ने किसी को अपॉइंट किया होता, इस काम के ये करता होते, डूअर होते, तो फिर ये एक्टिव में आता, बीच में बिन ना लगा होता। समझ गए ना? चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्लास लंबी ना करने के चक्कर में इसको आज मैं मुंह जबानी बता के छोड़ रहा हूँ। फिर किसी क्लास में अगले वीक में इसको करवाऊंगा, डिटेल में आ चुका है कई बार। कह रहा है जी ही वॉज शिफ्टेड टू तमिलनाडु इन 2021 में इनको तमिलनाडु भेजा गया नागालैंड से, बट हैज़ ऑफ्टन फाउंड हिमसेल्फ इन द थिकेट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। कह रहा है लेकिन अक्सर इन्होंने पाया है अपने आप को थिकेट में, झाड़ी में, कंटीली झाड़ियों में, जो है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की, राजनीतिक विवादों की। और कैसे? मेकिंग ओवरली पॉलिटिकल कमेंट्स ऑन द वन हैंड एंड होल्डिंग अप लेजिस्लेशन ऑन द अदर बाय डिलेइंग असेंट टू बिल्स। ये कंट्रोवर्सी के झाड़ी में ऐसे फंसते हैं कि एक तरफ तो ये मेक करते हैं, बनाते हैं खुले तौर पे राजनीतिक कमेंट्स को, ऑन द वन हैंड यानी एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या करते हैं भाई साहब, होल्ड अप करते हैं, रास्ता रोके रखते हैं, पकड़े रखते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं लेजिस्लेशन को, कानून निर्माण के काम को, दूसरी तरफ ऑन द अदर। और ये काम करते हैं डिले करके या देरी करके अपनी अप्रूवल में या असेंट में जो आते हैं बिल्स के लिए, नए कानूनों के लिए। तो ये काम 2021 से करने का इन पे आरोप है। ठीक है ना? पॉलिटिकल कमेंट्स करेंगे, स्टेट का माहौल ख़राब होगा, और स्टेट में जो कानून नया बनेगा जिस पे इनकी अप्रूवल चाहिए होगी, ऐसे कानूनों पे अप्रूवल देंगे नहीं, उनको डिले करते रहेंगे। चलिए, ही की वर्ब है वॉज शिफ्टेड, पहली वर्ब, और दूसरी वर्ब है हैज़ फाउंड। वॉज शिफ्टेड पैसिव वॉइस में है, इनको शिफ्ट किया गया, और दूसरी वाली एक्टिव वॉइस में है, इन्होंने अपने आप को पाया। थिकेट का मतलब होता है कंटीली झाड़ी, मोटी झाड़ी। अच्छा, मेकिंग यहाँ पे और होल्डिंग अप दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। जब ये अपने आप को इस कंटीली झाड़ी में पाते हैं, तब ये होल्ड अप कर रहे होते हैं, रास्ता रोक रहे होते हैं कानून का, और मेक कर रहे होते हैं उसी वक्त पे खुले तौर पे कमेंट्स को। ओवरली मतलब एकदम खुलेआम, है ना, बिना किसी संकोच के या बिना किसी डर के। चलिए, असेंट यानी अप्रूवल।
थोड़ी सी वोकैब हैवी है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना हो सके वर्ड फॉर वर्ड ब्रेक करूँ। कह रहा है जी, गोइंग बाय recent Supreme Court judgments and observations, there ought to be no leeway for governors to use their position. कह रहा है अगर गो बाय करें, अगर इस हिसाब से देखें या चलें, किस हिसाब से चलें भाई, रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के और ऑब्जर्वेशंस के, कह रहा है जी उस हिसाब से कोई लीवे, कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए गवर्नर्स के लिए, राज्यपालों के लिए। और क्यों? टू यूज़ देयर पोजीशन टू अंडरमाइन रेजीम्स, कि वो इस्तेमाल करें अपनी पोजीशन का, अपने पद का रेजीम्स को अंडरमाइन करने के लिए, प्रशासनों को, सरकारों को कमज़ोर करने के लिए। अंडरमाइन करना, किसी को कमज़ोर या वीक करना। और वो रेजीम्स, वो प्रशासन जो लेड बाय हों द पॉलिटिकल एडवर्सरीज ऑफ दोज इन पावर एट द सेंटर, जो चलाए जा रहे हों, जो लेड बाय हों राजनीतिक विरोधियों के या एडवर्सरीज के द्वारा, और उन लोगों के विरोधी जो सत्ता में सेंटर में बैठे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि सेंटर में अगर बीजेपी बैठी है तो बीजेपी की विरोधी पार्टी जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट में है वहाँ पे गवर्नर साहब को कोई लीवे ना मिले, कोई भी गुंजाइश ना मिले कि वो वहाँ की सरकार को परेशान करें या उसके नाक में दम करें। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और जजमेंट्स ये कहती हैं। चलिए, लीवे की वर्ब है ऑट टू बी। लीवे आपको बताया था मैंने, है ना, काम करने की आज़ादी या गुंजाइश। अंडरमाइन करना, कमज़ोर बनाना। रिजीम यानी प्रशासन। एडवर्सरी यानी आपका दुश्मन या आपका विरोधी, आपका कंपेटिटर, या है ना, जो आपसे कंपटीशन में हो। कह रहा है जी, गिवन द स्केल ऑफ मिस्टर रवीस persistent differences with the elected regime, it is indeed strange and questionable that the union government should retain him in this office. कह रहा है जी, अगर ये सारी बात देखें और गिवन देखते हुए इस स्केल या लेवल को, जो है मिस्टर रवि या गवर्नर साहब के लगातार बने हुए फासलों का या डिफरेंसेस का, डिफरेंसेस यानी फासले, परसिस्टेंट यानी लगातार बने हुए, और किसके साथ में? चुनी हुई सरकार के साथ में, तमिलनाडु के इलेक्टेड रिजीम के साथ में। कह रहा है अगर इस स्केल या लेवल को देखें तो ये बड़ा सवाल, बड़ा स्ट्रेंज है, अजीब है। इंडीड यानी वास्तव में, स्ट्रेंज यानी अजीब, और सवाल करने लायक है ये बात कि जो गवर्नर साहब हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो रिटेन करती है इनको इसी ऑफिस में, तमिलनाडु में ही गवर्नर के पद पे। कह रहे जी, और कब करती है ये काम? अनलेस इट्स ऑब्जेक्टिव टू टेस्ट द लिमिट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टॉलरेंस। अगर ऐसा ना हो, अनलेस, अगर ऐसा ना हो, सरकार का ये मकसद ना हो कि वो टेस्ट कर रही हो, वो परीक्षा ले रही हो लिमिट्स का या हदों का, स्टेट गवर्नमेंट के टॉलरेंस की या उनकी सहिष्णुता की। तो एक ही रीज़न हो सकता है रवि साहब को छोड़ने का तमिलनाडु में गवर्नर के पद पे, कि सरकार चाहती है सेंटर की कि तमिलनाडु की सरकार को परेशान किया जाए और इनकी सीमाओं का इम्तिहान लिया जाए, है ना, देखें कहाँ तक ये सह पाते हैं हमारे चुने हुए गवर्नर को। समझ गए? अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो। अनलेस के बाद में नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ कोर्स ऑलरेडी आप जानते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी मंशा, टारगेट, वर्ब इसके इज। यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्ब है शुड रिटेन। गिवन का मतलब है देखते हुए। स्केल का मतलब है लेवल। परसिस्टेंट यानी लगातार बना हुआ। डिफरेंसेस यानी फासले। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को। आज बहुत लंबी हो गई, आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ने में भी और, है ना, वोकैब, ग्रामर सबके हिसाब से अच्छे लेवल का था। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या चीज़ आप इन्फर कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर्स के बीच के रिश्ते को लेकर के, और ऐसी गवर्नमेंट्स जहाँ पे पॉलिटिकली एडवर्सियल सिचुएशन हो, राजनीतिक तौर पे विरोधी दल बैठा हो। इस आर्टिकल को समझ करके आपको क्या लगता है कैसे रिश्ते होते हैं ऐसी सरकारों के जो सेंटर के खिलाफ होती हैं, और वहाँ पे गवर्नर साहब से कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं? देखो जी, होना ये चाहिए रिलेशनशिप, ये कहती है कि गवर्नर्स जो हैं उनसे एक्सपेक्टेड यही होता है कि उस केस में वो न्यूट्रल रहें और अपनी सेरेमोनियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें। सरकार को बहुत बड़ाई ना करें, बहुत अच्छी बात ना बोलें, लेकिन न्यूट्रल रह करके जो ज़रूरी काम है सरकार चलाने के लिए कम से कम वो इतना करें। ये इन्फर किया जा सकता है इस पैसेज से। समझ गए ना? अगर इतना काम जरूरी ना होता तो फिर तमिलनाडु के गवर्नर साहब की आलोचना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। गवर्नर अपने आप को अलाइन करें रूलिंग पार्टी के साथ में जो सेंटर में बैठी है, गलत बात नहीं करना चाहिए गवर्नर साहब को।
गवर्नर साहब के पास पूरी अथॉरिटी हो, पूरी ऑटोनॉमी हो, ये भी गलत है। फिर वहाँ चुनी हुई सरकार का क्या काम है अगर गवर्नर कोई स्टेट को चलाना था तो? गवर्नर्स जो हैं वो ऑब्लिगेटेड होते हैं, मजबूर होते हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट को अपोज करें जो सेंटर के विरोधियों द्वारा चलाई जा रही हो। तो ये बात सच है, थोड़ी सी मजबूरी इनकी है, लेकिन संविधान के हिसाब से मजबूरी थोड़े ना इनकी। संविधान तो कहता है आप न्यूट्रल होकर के अपनी राज्यपाल की कुर्सी को संभालो, है ना, ड्यूटीज़ को पूरा करो। तो ये इनसे एक्सपेक्टेड है कि ये न्यूट्रल रहें। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ए आंसर बनेगा फर्स्ट में। कितने लोगों को गलत हुआ फर्स्ट वाला बताना मुझे, है ना। चलो, गवर्नर साहब की लगातार जो कंट्रोवर्सीज आ रही हैं उसको लेके ऑथर की क्या टोन है? कॉन्डिसेंडिंग, ऑब्जेक्टिव, क्रिटिकल या एप्रिशिएटिव? ऑब्जेक्टिव यानी एकदम न्यूट्रल, एप्रिशिएटिव यानी प्रशंसा भरी, क्रिटिकल यानी आलोचना भरी, और कॉन्डिसेंडिंग यानी किसी को तुच्छ बताना, नीच बताना, कॉन्डिसेंड करना, है ना, नीचा दिखाना। तो आपको क्या लगता है चारों में से किस टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है? देखिए, गवर्नर की कुर्सी के लिए कभी कॉन्डिसेंडिंग टोन नहीं हो सकती, है ना। हम कैसे कॉन्डिसेंडिंग टोन रख सकते हैं? गवर्नर की कुर्सी पे कोई भी बैठा हो, उस आदमी को हटाया जा सकता है, लेकिन कुर्सी हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे लिए बहुत होली है। तो कॉन्डिसेंडिंग टोन ना चूज़ करके आप चूज़ करेंगे क्रिटिकल टोन को। आलोचना भरी टोन से ये आर्टिकल लिखा गया है। आगे के क्वेश्चंस हैं वोकैब के। टच से जुड़ी हुई चीज़ को क्या बोलते हैं? पैलेटेबल का मतलब क्या होता है? पैलेटल का आपको सिनोनिम, एंटोनिम बताना है, ठीक है। यहाँ पे एंटोनिम लिख देता हूँ मैं। चलो सिनोनिम ही बता दो यार, छोड़ो। फिर तीसरी आपसे फ्रेजल वर्ब पूछिए, रेक इन। तो रेक इन और रेक अप दो फ्रेजल वर्ब्स आपसे करवाई थी आपको। और लास्ट में मीनिंग बताना है अंडरमाइन वर्ड का। ग्रामर के 3 क्वेश्चंस हैं, 3 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी इस वर्ड की वजह से, दूसरी आपको मिल सकती है इसके आसपास, और तीसरी आपको ज़रूर मिलेगी चलिए परफेक्ट पार्टिसिपल की वजह से। देखना एक्टिव में, पैसिव में कैसे यूज़ किया जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल को। आराम से चेक करो। 3 से लेकर के 9 तक यानी कि 7 क्वेश्चंस के आंसर आपको फर्स्ट कमेंट में मिलेंगे। वीडियो के नीचे जाएं, आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले मेरे आंसर से अपने चेक करें और मुझे ज़रूर से बताना। 1 मिले, 2 मिले, 9 मिले, बिना शर्म के लिखा करो। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। क्लास पूरी देखी तो पीडी लिखना सर पूरा देखा, इंटरेस्टिंग लगी, सब समझ में आया तो पीडीआई लिखना सर पूरा भी देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा। अंटिल देन आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन साइनिंग ऑफ।